हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम इन फिजिक्स शॉर्ट्स। और आज हम देख रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस और फील्ड्स वाले चैप्टर में जो लास्ट टॉपिक बचा है कि जब हम एक इलेक्ट्रिक डायपोल को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं तो उस पर कितना टॉर्क लगता है, इसका डेरिवेशन हम करेंगे और फिर इसके डिफरेंट केसेस हम देखेंगे। तो देखिए, सिचुएशन ये है कि कोई एक इलेक्ट्रिक डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है। तो ऐसे एज्यूम करेंगे कि दीज आर द पैरेलल लाइंस, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को बता रही हैं ये पैरेलल लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से है, दिस इज डायरेक्टेड। इसमें हमने रख दिया एक इलेक्ट्रिक डायपोल इस तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड से कुछ एंगल थीटा बनाते हुए। और डायपोल में होता है माइनस क्यू चार्ज यहाँ पर, और यहाँ पर हमने ले लिया प्लस क्यू चार्ज। टू इक्वल और अपोजिट चार्जेस से मिलकर के एक इलेक्ट्रिक डायपोल बनता है, और उसकी लेंथ जो है वो हम नॉर्मली 2L ले सकते हैं, या फिर हम इसको A भी ले लेते हैं, स्मॉल a। जब आपने पढ़ा है कोई भी चार्ज किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तब इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर एक फोर्स लगाता है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फोर्स की डायरेक्शन फील्ड की डायरेक्शन में होती है, क्योंकि E इज इक्वल्स टू होता है F अपॉन Q। इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हमें पता चल जाती है किसी यूनिट चार्ज पर लगने वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड से, और E वेक्टर F वेक्टर की डायरेक्शन में होता है। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहां से हम लिख सकते हैं F वेक्टर इज इक्वल्स टू Q टाइम्स E वेक्टर। जब भी कोई चार्ज, जैसे ये एक चार्ज है, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऊपर फोर्स लगाता है, और फोर्स की डायरेक्शन फील्ड की डायरेक्शन में होती है। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड की डायरेक्शन में, और अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज हो जाएगा तो आ जाएगा F इज इक्वल टू माइनस क्यू इंटू ई वेक्टर। इसलिए नेगेटिव चार्ज पर फील्ड के अपोजिट और पॉजिटिव चार्ज पर फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। देख लेते हैं। तो इस वाले पॉजिटिव चार्ज पर लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में Q इंटू ई मैग्नीट्यूड का फोर्स, और इस वाले चार्ज पर लगेगा Q इंटू ई मैग्नीट्यूड का फोर्स। दोनों चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं और सेम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे हैं, इसीलिए यहाँ पे भी E है और यहाँ पर भी E है। यहाँ चार्ज नेगेटिव है, इसलिए फोर्स की डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट इधर की तरफ आ गई है। अभी क्या होगा, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल हैं मैग्नीट्यूड में एक दूसरे के इक्वल हैं, अपोजिट डायरेक्शन में हैं, और एक दूसरे के पैरेलल भी हैं। तो आप ये जानते होंगे, व्हेनेवर टू इक्वल, अपोजिट एंड पैरेलल फोर्सेस, यहां तीन बातें होती हैं। इक्वल होनी चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए, एंड पैरेलल फोर्सेस। जब भी कोई टू इक्वल, अपोजिट और पैरेलल फोर्सेस अलग अलग पोजीशंस पर एक्ट करते हैं, तब वो फोर्सेस मिल करके एक कपल ऑफ फोर्स बना लेते हैं और उस बॉडी को रोटेट करने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से यहाँ ये वाला फोर्स और ये वाला फोर्स मिलकर एक कपल ऑफ फोर्स बना रहे हैं, और ये इस बॉडी को ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, ये वाला इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, और यही हम यहाँ कैलकुलेट करने वाले हैं, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। दोनों फोर्सेस मिलकर के कितना टॉर्क जनरेट कर देंगे ये आपको बताना है। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है टॉर्क टाउ इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस। इस वाले फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन कुछ ऐसा है, यहां इस वाले फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन इधर को है, दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आ जाएगी। दिस इज व्हाट वी नीड टू फाइंड आउट। तो आप इसको ऐसे समझेंगे, ये एक लाइन है, एक फोर्स ऐसे बन गया, एक फोर्स ऐसे बन गया, दोनों के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आ गई, ये वाली डिस्टेंस, और दिस इज एंगल थीटा, सॉरी 90 डिग्री, और ये वाली डिस्टेंस है हमारे पास 2L, जिसको आप कहेंगे हाइपोटेन्यूस, क्योंकि ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है इसलिए, और ये ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल हो जाएंगे, corresponding angles. So this angle is theta,
करस्पॉन्डिंग एंगल। अब आप यहाँ देख सकते हैं इस ट्राइंगल में हमें ये वाली साइड फाइंड करनी है। हाइपोटेन्यूज हमें पता है, एंगल के अपोजिट वाली जो साइड होती है इसको परपेंडिकुलर कहते हैं, और ये हाइपोटेन्यूज फिक्स है। तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज साइन थीटा के फॉर्मूले में आते हैं। तो अगर हम इस ट्राइंगल का नेम ए बी सी रख देते हैं, सो इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी आपको मिल जाएगा साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, दैट इज 2l। सो ये जो परपेंडिकुलर साइड है बी से सी तक, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2l टाइम्स साइन थीटा। दोनों फोर्सेस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस है 2l साइन थीटा, और टॉर्क का फॉर्मूला लगा दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। टाउ इज इक्वल्स टू एफ, एफ इज इक्वल्स टू है q इंटू ई, मैग्नीट्यूड इसका q इंटू ई मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज 2l साइन थीटा। अगर आप यहां पर q के साथ में 2l का कॉम्बिनेशन करते हैं इंटू ई साइन थीटा, तो यह आपको आंसर मिल जाएगा। दिस इज नोन एज एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस जिसको हम कहते हैं डाइपोल लेंथ, और ये मिलकर के डाइपोल मोमेंट बन जाते हैं p। सो दिस टाउ इज इक्वल टू पी ई साइन थीटा, और ये है हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला। जब भी कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है, उस पर लगने वाला टॉर्क P sin थीटा के इक्वल होता है, where P is the magnitude of electric dipole moment and E is the magnitude of electric field। और थीटा क्या है, इस P वेक्टर में, P वेक्टर की डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होती है। सो P वेक्टर और E वेक्टर के बीच का एंगल है थीटा। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखें तो हम लिख देंगे टाउ वेक्टर इक्वल्स टू P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर। दिस इज द आंसर इन वेक्टर फॉर्म। अब समझिए ऐसा क्यों हुआ है। जैसे ही आपने इस डाइपोल को फील्ड से कुछ एंगल बनाते हुए रखा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसको घुमाकर अपनी डायरेक्शन में लाना चाहता है। हर किसी की टेंडेंसी यही होती है कि आप उनके फील्ड में जाके, उनके रीजन में जाकर के अगर उनसे अलग बिहेव करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको ट्राई करेंगे कि अपनी ही डायरेक्शन में अलाइन करे। ऐसा ही इलेक्ट्रिक फील्ड भी करता है, नेचर यही है, लोगों का भी नेचर ऐसा ही होता है। तो जब भी आप डाइपोल को फील्ड से कुछ एंगल बना के रखेंगे तब उस पर टॉर्क लगेगा। अब देख लीजिए स्पेशल केसेस में क्या आ जाएगा। अगर आपने इसको ऐसे रखा होता, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में ही रख दिया होता, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, और आपने डाइपोल भी इसी तरह से रख दिया माइनस क्यू और प्लस क्यू करके, तो अब ये डाइपोल पहले से ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर कोई फोर्स, कोई टॉर्क नहीं लगाएगा। चेक कर लेते हैं यहां से। इस सिचुएशन में ये P वेक्टर और E वेक्टर दोनों के बीच में जो एंगल है, दे आर बोथ आर पैरेलल, सो दिस थीटा इज 0। और अगर आप यहां पर रखते हैं इफ थीटा इक्वल्स टू 0 देन टाउ इज इक्वल्स टू P इंटू E इंटू साइन 0, और साइन 0 होता है 0। सो उस टाइम पर कोई टॉर्क नहीं लगेगा, और इस सिचुएशन को हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन। स्टेबल इक्विलिब्रियम इट मीन दैट डाइपोल कुछ भी ना तो फोर्स और ना ही टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा ऐसी वाली सिचुएशन में। दिस इज द कंडीशन ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। एग्जाम में पूछा भी जाता है कि स्टेबल इक्विलिब्रियम कब होता है, जब इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड के पैरेलल रखा होता है। P वेक्टर E वेक्टर के साथ 0 डिग्री का एंगल बनाएगा, पैरेलल होंगे। अब दूसरा केस यहां पर आ जाएगा, इफ थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इफ थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, तब साइन 180 डिग्री की वैल्यू भी होती है 0। सेकंड केस, थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री, साइन 180 डिग्री इज ऑल्सो 0, देयरफॉर टॉर्क जो लगेगा वो फिर से 0 आ जाएगा।
इट मीन्स दैट आपने इसको ऐसे नहीं रखा है बल्कि ऐसे करके रख दिया है। P वेक्टर E वेक्टर के अपोजिट डायरेक्शन में है। यहां पर नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स इज जीरो, नेट टॉर्क इज ऑल्सो जीरो। लेकिन ये इक्विलिब्रियम स्टेबल नहीं होता है, इसको हम कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की कंडीशन, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो दो केसेस आपको याद रखने हैं इसमें कि अगर थीटा की वैल्यू जीरो होगी, पी वेक्टर ई वेक्टर के पैरेलल होगा तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, कुछ नहीं एक्ट करेगा, नाइदर फोर्स नॉर टॉर्क। यहां वाली सिचुएशन में क्या हो रहा था, यहां पर जब हमने इस तरह से डायपोल को रखा है तो इस पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो है। यहां लिख सकते हैं नेट फोर्स इज जीरो। और अगर नेट फोर्स जीरो है तो इससे आंसर क्या मिलता है कि देयर इज नो ट्रांसलेशनल मोशन, लीनियर मोशन नहीं होगा, डायपोल चल के आगे कहीं नहीं जाएगा, यूनिफॉर्म ये हो रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से। लेकिन नेट टॉर्क जीरो नहीं है, टॉर्क की वैल्यू इतनी आ रही है, तो इसलिए ये जो डायपोल है वो रोटेट करना शुरू कर देता है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के केसेस हो गए हमारे पास। अब मान लीजिए कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म होगा तब क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म में यही वाला डायग्राम ऐसे बन जाएगा। इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, यहां पर अलग होगा, यहां पर अलग होगा, सब जगह अलग अलग होगा, फिर हम इसको E नहीं कह सकते हैं। यहां पर मान लीजिए आप E1 हो गया, QE1 मैग्नीट्यूड में, और यहां पर QE2 फोर्स, जो इस वाले चार्ज पर लगने वाला फोर्स है, F = Q × E फॉर्मूला। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म में यहां अलग होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पर अलग होगा, तो यहां पर फोर्स अलग आ जाएगा और यहां पर फोर्स अलग आ जाएगा। अब ये दोनों अलग अलग फोर्स हैं, अलग अलग फोर्स होने की वजह से नेट फोर्स इज नॉट जीरो, और अगर नेट फोर्स जीरो नहीं होगा तब ये डायपोल ट्रांसलेशनल मोशन भी कर सकता है। साथ ही साथ यहां पर टॉर्क भी डेवलप होगा क्योंकि नेट टॉर्क भी जीरो नहीं होगा, थीटा एंगल पर रखा है तब, तो बॉडी रोटेट भी करेगी, ये डायपोल रोटेट भी करेगा। तो ट्रांसलेशनल और रोटेशनल दोनों मोशन होते हैं अगर आपने डायपोल को नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ये सारे केसेस हो जाते हैं। दैट इज ऑल अबाउट दिस टॉर्क। और इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट हो गया है। अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, जिसमें गॉस थ्योरम ऑलरेडी हमने आपको दे रखा है, उसके आगे के डेरिवेशंस you will see in the next videos. Thank you. Keep on watching, sharing and liking and subscribing the channel. Thank you very much.